नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिस वक्त देश में कोरोना आया था, या कहूं कि दुनिया में जिस वक्त कोरोना आया था, उस वक्त हिंदुस्तान ने उस कोरोना को लेकर एक अच्छी लड़ाई लड़ी और बहुत जल्दी रिकवर किया। लेकिन इसी बीच इस मामले में आपने एक दवाई का नाम सुना होगा जिसका नाम था कोरोनिल। इसे बाबा रामदेव की जो पतंजलि जो उनकी कंपनी है उसने बनाया था। और जब इस दवाई का विज्ञापन किया गया टीवी पर या फिर अखबारों के माध्यम से, तो कहा गया कि अगर आपको कोरोना हुआ है और आप ये कोरोनिल की किट अगर खाते हैं, उसमें 3 तरीके की 4 तरीके की दवाइयां हुआ करती थी, अगर इसे आप खाते हैं तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। हालांकि इस मामले में इंटरवीन किया गया सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो उसके बाद इस विज्ञापन को बदल कर दिया गया कि अगर आपको कोरोना नहीं भी हुआ है और अगर आप इस दवाई को खाते हैं तो आपकी जो रोगों से लड़ने के आपके शरीर के भीतर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इसी बीच जो है बाबा रामदेव का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी विवाद हुआ। बाबा रामदेव ने कहा कि जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो नुकसान कर रही हैं। विवाद काफी लंबा चला और इसी मामले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापनों के जरिए देश को गुमराह करने का काम किया है और अपनी दवाई बेचने के लिए भ्रामक विज्ञापन दिए। इस मामले को लेकर 2 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां बाबा रामदेव ने बिना शर्त माफी नामा सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था। और उसके बाद आज यानी कि 10 अप्रैल को फिर इस मामले में सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेशों की अवहेलना की है, तो बाबा रामदेव को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मतलब माफीनामा अगर वो जमा करते हैं तो उसके तौर पर उन्हें माफी नहीं दी जा सकती। और जो गलती उन्होंने दोहराई है, 3 बार सुप्रीम कोर्ट के नोटिसों की अवहेलना की है, उसका उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वो अंजाम क्या हो सकता है, कितना बुरा अंजाम बाबा रामदेव को और पतंजलि को भुगतना पड़ सकता है, इसी के लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आशीष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसा कि मामला आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में आप रहते भी हैं, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये धमकी है, चेतावनी है, और क्या कुछ हो सकता है अब रामदेव के लिए इस मामले में? जी देखिए अक्षय जी, इसमें जो मेन इशू है वो 2022 में पतंजलि की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट दिया गया था और उस एडवर्टीजमेंट का टाइटल था कि इनफैक्ट मैंने उसकी अभी यहाँ पर आपके चैनल पर रिव्यूअर होने से पहले मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उस एडवर्टीजमेंट को ही देख लूँ कि क्या एग्जैक्टली कंटेंट्स थे उस एडवर्टीजमेंट के। तो उसकी कॉपी मेरे पास है। ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट था जिसको लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। अब इसका जो टाइटल था ये था मिसकंसेप्शंस स्प्रेड बाय एलोपैथी, और इसमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया था। शुगर हो गई, थायराइड हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बहुत एन नंबर ऑफ लिवर डिजीजेस, और इनके लिए कहा था कि आप इनकी परमानेंट सोल्यूशन के लिए, पूरी तरीके से क्योर होने के लिए आप जो पतंजलि वेलनेस है आप उससे संपर्क करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। अब देखिए इशू क्या है। देखिए इसको एक नरेटिव के रूप में देखा जा रहा है कि ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई है जी। लेकिन मुझको लगता है ये काफी एक संकुचित दृष्टिकोण होगा इस चीज को देखने का। देखिए हमारे देश में एक कानून है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। उसका सेक्शन 3 ये कहता है, इनफैक्ट उसकी भी कॉपी मेरे पास है, और मैं आप अगर अलाउ करें तो मैं इन वर्बेटिम आपको कोट करता हूं जी। Prohibition of advertisement of certain drugs for treatment of certain diseases and disorders। अब इसमें ये आगे जो ड्रग इसका सेक्शन है वो ये कहता है कि एक शेड्यूल है इस एक्ट में, और कहता है कि अगर किसी भी बीमारी को उस शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है तो इसके परमानेंट क्योर की को लेकर कोई फर्जी या भ्रामक विज्ञापन नहीं दिए जा सकते, अदरवाइज वो पीनल ऑफेंस होगा। अब इस चीज को भी देखिए कि कुछ समय पहले हमारे एक काफी वीडियो वायरल हुआ था हमारे सीजीआई साहब का। उन्होंने कहा था कि जब उनको खुद कोरोना हुआ था उस समय उन्हें आयुष मंत्रालय की तरफ से उनको काफी हेल्प की गई थी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुद आशीष जी आपका कुछ नेटवर्क जो तरफ से उनको आयुष
आवाज आ रही है मेरी जी आपको? जी जी Am I audible? जी जी। तो खुद सीजेआई साहब ने कहा कि उनको आयुष मेडिसिन से काफी फायदा हुआ था, और अभी रिसेंट में आयुष का एक सेंटर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक खोला गया है। हम्म। तो उस नैरेटिव में शायद इस चीज को फिट कर नहीं देखा जाना चाहिए, इसको प्योरली लीगल तरीके से देखा जाना चाहिए। देखिए, कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी हो और इस चीज को कहती है कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, और अगर आप सर्टेन लाइफस्टाइल कुछ रेमेडीज लेंगे तो उससे लॉन्ग फायदा मिल सकता है, लेकिन उसको ये तरीके कि एलोपैथी में जो मेडिसिन दी जा रही है वो भ्रम फैलाया जा रहा है, और हमारे पास एक मैजिक रेमेडी है, अगर आप इसको लेंगे तो आप परमानेंटली आपका क्योर हो जाएगा। समस्या केवल यहाँ पर है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक कंपनीज को पूरा राइट है कि वो जो भारत की हमारी पारंपरिक दवाओं का जो सिस्टम है, आयुर्वेद का सिस्टम है, उसको प्रमोट करे और उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाए। ये अप्रिशिएशन की चीज है, एवरीवन अप्रिशिएट दिस थिंग। लेकिन अगर ये कहना कि देखिए, कल के दिन अगर आपको कोई क्रिटिकल कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या हार्ट अटैक आने वाला होता है, उस समय आप कहें कि नहीं, एलोपैथी आपको नहीं लेना है, आपको केवल आयुर्वेदिक दवाओं से ही आप ठीक हो सकते हैं पूरी तरीके, तो शायद कहीं ना कहीं आप उस मरीज की जो जिंदगी है उससे खिलवाड़ कर रहे होंगे। अभी आपने देखा कि हमारे साउथ से एक बड़े माननीय संत आते हैं, उनको भी जब अभी में क्लॉटिंग की दिक्कत हुई तो उनको हॉस्पिटल ही जाना पड़ा, जी ऑपरेशन कराना जी। पड़ा। तो सवाल केवल इतना है कि किसी भी पद्धति को इस तरीके से प्रेजेंट मैजिक क्योर के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर, इस पर्टिकुलर विज्ञापन को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जाता है, और 2023 में, नवंबर 2023 में एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करता है कि ठीक है, आप ये एडवर्टीजमेंट है, इसको आप बंद कर दीजिए, अदरवाइज हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उस समय पतंजलि की तरफ से एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाता है कि हम इस एडवर्टीजमेंट को बंद कर देंगे और एक माफी मांगते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि नवंबर 2023 के उस स्टेटमेंट के बावजूद भी वो एडवर्टीजमेंट जारी रहता है, उससे उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट या सिमिलर मिलते जुलते एडवर्टीजमेंट आगे दिए जाते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक उसका कॉग्निजेंस लेता है। और न सिर्फ जुर्माना, एक देखिए, जो हमारी ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज एक्ट है, वो ये कहता है कि उसमें अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। अगर आप कॉन्टिन्यूस उसका वायलेशन करते जाते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस पर आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, अगर आप फिर से वायलेशन करते हैं दोबारा तो 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन जो फाइन का कंपोनेंट है उसको लेकर वो साइलेंट है कि कितना फाइन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमने देखा कि पर प्रोडक्ट इन्होंने 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का एक ऑर्डर पास किया था। अब आपने देखा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया कि ऑर्डर होने के बावजूद कॉन्टिन्यूस उस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स दिए जा रहे थे, तो ये पूछा गया कि राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि आपने क्या इस पर एक्शन लिया हुआ है। और पतंजलि को ये कहा गया कि आपके जो दो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, बाबा रामदेव हो गए और उनके एमडी जो हैं, उनको बुलाया गया, और उनकी चूंकि उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मतलब टेंडर करी कोर्ट में, और कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि आप कंटिन्यूअस इसका वायलेशन करते जा रहे हैं और ये आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दूसरा, आज अगर आप देखें तो जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी का जो एफिडेविट कोर्ट के सामने आया, एक ये भी इस चीज का नोट लिया गया कि वो पहले मीडिया में लीक हो चुका था, तो आपने उसको एक पूरा एक मीडिया का प्रोग्राम बना लिया, बजाय कि उसकी लीगैलिटीज में जाकर उसको डील करने के लिए, जिसको देखते हुए कोर्ट की तरफ से एक तल्ख टिप्पणी आई कि नहीं, हम आपको माफी नहीं देंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी अभिषेक जी, जो उनसे जो संबंधित जो अधिकारी हैं, जो ड्रग्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उन्हें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा है कि आप भी जो है अब घर बैठिए, आप भी अब जो है काम करने के लायक नहीं बचे हैं। देखिए, उसमें जब पिछली बार का ऑर्डर हुआ था और इस चीज को कहा गया था कि आपको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रोकने हैं, तो उस इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी वो राज्य सरकार और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स, जो एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि इसकी लाइसेंसिंग का, उनके से जुड़े हुए अधिकारियों की थी। अब चूंकि ऐसा पाया गया कि पिछले कई महीनों में केवल फाइल्स ही इधर से उधर मूव हो रही थी, बजाय कि कोई एक्चुअल एक्शन उस पर लिया गया हो। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ भी एक ये
ऑर्डर आया हुआ है कि आप ये बताइए कि क्या एक इसमें एक्शंस लिए गए हैं। डिटेल्स अभी अवेटेड है, आई डोंट नो द डिटेल्स की क्या उनके खिलाफ हुआ है, लेकिन तस्करी की गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जी आशीष जी, जिस तरीके से पर प्रोडक्ट 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के लगाने की बात कर चुके हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है, तो इसमें क्या मोटा मोटी मान लिया जाए कि बाबा रामदेव और पतंजलि पर जुर्माना तो लग ही गया है या और भी लग सकता है? उसके साथ साथ मोटा मोटी बताइएगा कि जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर नहीं? देखिए, जो जुर्माना लगाया गया है वो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत लगाया गया है। अब चूंकि कोर्ट ने एक बार ऑर्डर पास कर दिया जुर्माने का और आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम फर्दर इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट नहीं करेंगे, इस तरीके के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, उसके बाद आपने कंटिन्यूअसली उस चीज को परस्यू करते रहे, आप एडवर्टीजमेंट देते रहे, तो इसमें चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक प्रोविजन होता है, हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1997 का, तो उसमें अगर आप कोर्ट आदेशों की अवहेलना करते हैं तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। 6 महीने तक तो की अब सजा। ये कोर्ट के ऊपर जी, इसमें देखिए होता क्या है कि ज्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि जिस समय अनकंडीशनल अपॉलजी दी जाती है उस समय बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि चलिए कोई बात नहीं, अब आगे से आप इस तरह का वायलेशन कमिट मत करिएगा। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि शायद एक लार्जर मैसेज को दिए जाने की जरूरत है, तो अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है कि उस मैटर को किस तरीके से लेते हैं, केवल अपॉलजी पर उसको खत्म कर देते हैं या केवल फाइन लगाते हैं या फिर उसमें कुछ एक सिंबॉलिक सजा का भी जी। तो ये पूरी तरीके से कोर्ट की डिस्क्रिशन कि आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और आप जो बोलते हैं वो लोगों तक संदेश जाता है, इसीलिए उन्हें मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनाई गई थी उस मामले में। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बाबा रामदेव को भी सजा सुनाई जा सकती है सुप्रीम के द्वारा। आशीष जी, मेरा एक सवाल और आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि भ्रामक विज्ञापनों की अगर हम सिर्फ बात करें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पकड़ में आया, फिर शिकायत दर्ज करवाई गई पतंजलि के खिलाफ, बाबा रामदेव के खिलाफ, उस तरीके से आप देखते होंगे, अपने माउंटेन ड्यू का ऐड देखा होगा, स्टिंग का ऐड देखा होगा, फेयर लवली का ऐड देखा होगा, फेयर हैंडसम का ऐड देखा होगा, कमला पसंद, विमल, न जाने कितनी चीजें हैं, और सभी के ऐड इस तरीके के लोग कर रहे हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग कहूंगे या फिर करोड़ों लोग इस देश में फॉलो करते हैं। वो लोग जब गुटखे का ऐड करते हैं या फिर स्टिंग पीकर एक आदमी सेकंडों के हिसाब से बिल्डिंग में चढ़ जाता है या फिर उसकी चमड़ी पे जो आप कुछ पिन लगा देते हैं और बैटरी चार्ज हो जाती है कार की, क्या इस तरीके के विज्ञापन भ्रामकता की लिस्ट में नहीं आते? अभिषेक जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। इस जिस तरीके का एक एडवर्टीजमेंट का पूरा इन्वायरमेंट है, और जैसे आपने फेयर एंड लवली की बात करी, वो केवल ना जो आपको गोरा बनाने की बात करता है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर नैरेटिव को भी क्रिएट करता है कि आपके स्किन के कलर पर आपका जो सोसाइटी में ट्रीटमेंट है, आपको जिस तरीके से इंटरटेन किया जाता है, वो आपके स्किन के कलर पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली इस तरीके का कैड है, उनको रोके जाने की जरूरत है और उसके लिए एक फ्रेमवर्क कंट्री में मौजूद है। अब इसमें दो चीजें मैं आपके माध्यम से दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा। पहला, जो भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जो हमारा फ्रेमवर्क है, मैं नॉन मेडिकल फील्ड के विज्ञापनों की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, उसको और भी मजबूत किए जाने की जरूरत है। एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क अगर आता है कि जहां पर विज्ञापनों को लेकर ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज वन काउंसिल जहां पर इस तरीके की कंप्लेंट की जा सकती है। इस तरीके से जो सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट करते हैं, उस इंडोर्समेंट की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान है तो सेलिब्रिटीज की पर्सनल लायबिलिटी किस हद तक होगी, इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और लेकिन ये पर्टिकुलर केस जो है, इस चीज को भी हमें साथ ही साथ समझने की जरूरत है कि ये मेडिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए एडवर्टीजमेंट है। तो मेडिकल से जुड़े हुए एडवर्टीजमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्ट से जुड़े हुए एडवर्टीजमेंट अलग अलग फुटिंग पर होते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेकर भी जो एक तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कर्टेल करने की जरूरत है। जी अभिषेक जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या ये कोई लॉबी तो नहीं है जो बाबा रामदेव के खिलाफ काम कर रही है? क्योंकि क्या अगर दूसरे हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और अब आप देखेंगे कि अब ऐड भी टीवी पर आने लगे हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, और तमाम ऐसे टीवी पर ऐड आते हैं, अखबारों में ऐड आते हैं कि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है।
दवाइयाँ आयुर्वेदिक है, टूथपेस्ट आयुर्वेदिक है। तो क्या ये एक लॉबी तैयार हो सकती है इस तरह की का कोई, जो अगर बात चलती है सोशल मीडिया पर, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। देखिए, कॉरपोरेट वर्ल्ड में वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा होते हैं, इस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अब इस देश में भी देखिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेकर जिस तरीके की फाइट चल रही है, उसका इंडियनाइजेशन की बात चल रही है। वो बाहर से आएंगे या देश में बनेंगे, देश में बनेंगे तो क्या वो केमिकल बेस्ड होंगे या फिर हमारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन पर बेस्ड होंगे। तो वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन शायद इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा कि क्या कोई एक्टिव लॉबी है जो इस चीज़ को कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि फिर इन द रेल ऑफ स्पेकुलेशन होंगे बजाय कि फैक्ट्स एंड लीगैलिटीज पर। बिल्कुल आशीष जी, जितना मैं आपको जानता हूं, आप कानून से अलग कोई भी टिप्पणी करने से जो है बचते हैं और करते नहीं है अक्सर। आपसे चाहे सवाल कैसा भी पूछा जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इतने टाइट शेड्यूल से एनएमएफ न्यूज को वक्त दिया। तो आपको बता दूं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है बाबा रामदेव को लेकर, उसमें बाबा रामदेव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जुर्माने के साथ साथ बाबा रामदेव को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर है, क्योंकि इससे पहले भी 1-1 करोड़ पर प्रोडक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगा चुका है। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है कि अब आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वो अंजाम क्या कुछ भुगतना पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, उसे वक्त बताएगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।